आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ वायरस की वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में आता भी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं काफ़ी अच्छे से समझाऊंगी, तो याद भी हो जाएगा साथ में और समझ भी आ जाएगा प्रॉपर। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब वायरस रेप्लिकेशन हमने पढ़नी ही क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। अब हमें पता है वायरस जो है, बैक्टीरिया क्या है, नॉर्मली बैक्टीरिया दो में डिवाइड करता है और बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन कर देता है। बट वायरस क्या है कि ऐसे नॉर्मली बाइनरी फ्यूजन नहीं करता, उसका जो पाथवे है ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे वो नॉर्मली नहीं करता। अब वो क्या करता है, इसमें क्या स्टेप है, सबसे पहले वो क्या करता है, होस्ट के ऊपर जाके अटैच कर जाता है। मान लो अब ये वायरस है और इसने इस बंदे को जाके इन्फेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जाके उस पर अटैचमेंट करेगा, वहाँ पे जाके लग जाएगा, ठीक है। अब वो लग गया, अब ये जो बंदा था इस पे जाके ऐसे वो लग गया। अब वो लग गया, इन्फेक्शन तब कब कर पाएगा, जब वो उसके अंदर गया। तो दूसरा स्टेप उसने क्या करना है, पेनिट्रेशन। अब उसने उसके अंदर जाना है। अब अंदर जाने के लिए उसको कुछ निकालना पड़ेगा अपने पास, वो बहुत बड़ा है तो उसको कुछ चीज़ें छोड़ के जानी पड़ेगी पीछे, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, अनकोटिंग। फिर हमारा अगला आता है, अब अनकोटिंग वगैरह करके ये वो बंदा था उसके अंदर वो घुस चुका है हमारा वायरस, ठीक है। अब वायरस उसके अंदर घुस चुका है तो अब उसको खुद को सिंथेसाइज कराना है, तो अब हमारी क्या होएगी, बायोसिंथेसिस। अब उसके अंदर करके वो ग्रो भी करना शुरू हो गया। उसके बाद अब उसने जो चीज़ें बाहर छोड़ दी थी, अब वो अंदर बना के उन्हें इकट्ठा करना शुरू ही करेगा दोबारा, तो फिर हमारी क्या होती है, असेंबली। अब अंदर वो हो गया, अब मैच्योर होना शुरू होगा, मतलब वो और बड़ा होना शुरू होगा, तो हमारे होगी मैच्योरेशन के बाद अब वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना शुरू करेगा, तो हमारा हो गया रिलीज़। तो ये सारे स्टेप है जिसको हम डिटेल में करेंगे और वो कैसे होते हैं वो सारा करेंगे। अब पहले वायरस आया, वो जाके अटैच हो गया। अटैच होने के बाद वो करा पेनिट्रेट करने के लिए उसको कुछ चीज़ें छोड़ के जानी पड़ी पीछे, है ना। तो पेनिट्रेट कर गया। अब पेनिट्रेट करने के बाद उसको करनी पड़ी अनकोटिंग, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के जानी पड़ी। क्या छोड़ के जाना पड़ा ये हम आगे देखेंगे। अब अंदर आके उसने किया खुद को सिंथेसाइज, तो हुआ बायोसिंथेसिस। उसके बाद बायोसिंथेसिस होने के बाद ये सारी चीज़ें इकट्ठी होने लगी, जो अलग अलग चीज़ें उसने बनाई थी वो सारी इकट्ठी होने लगी, तो असेंबली। अब ये जो बन गया ये शुरू हुआ मैच्योर होना, और मैच्योर होने के बाद ये हो गया हमारा रिलीज़, ठीक है। अब हम इनको सारे स्टेप्स को अच्छे से करते हैं। अब जो हमारा सबसे पहला स्टेप है अटैचमेंट। अब याद रखना वो अटैचमेंट सरफेस पे क्या है हमारा, यहाँ पे रहा, एडजॉर्ब हुआ, ऑब्जर्व नहीं। तो सबसे पहले हमारी होगी एडजॉर्प्शन, तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया एडजॉर्प्शन। ये सबसे पहला और मोस्ट स्पेसिफिक स्टेप है ये हमारा, ठीक है। अब जो वायरस है, ये मान लो कोई वायरस है, अब उसने इस सरफेस पे जाके अटैच करना है। अब अगर उसने इस सरफेस पे जाके करना है तो यहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जो यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ वाले आपस में पहचान पाएंगे एक दूसरे को, तो ही वो जाके जुड़ेगा। तो उसके लिए दो एग्जांपल्स याद कर लो कि HIV में हमारा होता है GP120, जो जाके लगता है CD4 को, मतलब HIV में होगा GP120 और सरफेस पे हुआ CD4। ये होगी हमारी पहली एग्जांपल। दूसरी हमारी होगी जो हमारा वायरल हीमेटोग्लूटिलिन है, जो हमने पीछे बात भी की थी पिछली वीडियो में। वो कहाँ पे जाके लगता है, ये वायरल हीमेटोग्लूटिलिन किसका है, इन्फ्लुएंजा वायरस का। ये जाके लग जाता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया अटैचमेंट। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है अटैचमेंट के बाद, दूसरा स्टेप हमारा आता है पेनिट्रेशन। अब वो अटैच हो गया, अब उसने उसके अंदर घुसना है, ठीक है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है, पेनिट्रेशन करने का। अब पेनिट्रेशन करने के 3 तरीके हैं। अब मान लो हमने बोला था एक न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस के अंदर, एक होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, और साथ में क्या होता है हमारा कैस्पिड होता है। अब तीसरा हमारा क्या हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो, कैस्पिड हो, और हमारी क्या होगी बाहर एनवेलप हो, ठीक है। अब ये 3 तरीके हो सकते हैं अगली में।
अब पहला तरीका क्या हो सकता है, अगर तो सीधा ही ये है न्यूक्लिक एसिड तो वो सीधा अंदर चले जाएगा, क्योंकि मेन न्यूक्लिक एसिड ही है जो हमें चाहिए। तो ये बात समझो पहले अच्छे से कि हमें क्या चाहिए, हमें न्यूक्लिक एसिड चाहिए, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो जो चीज़ हमें मेनली चाहिए वो क्या है, हमें न्यूक्लिक एसिड चाहिए। तो अगर तो न्यूक्लिक एसिड सीधा जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो वो क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब हमें न्यूक्लिक एसिड ही चाहिए था और न्यूक्लिक एसिड हमारा सीधी तरह चला गया। तो पहला मेथड हो गया इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब दूसरा मेथड क्या है कि ये जो पूरा का पूरा वायरस है इसको होस्ट की जो मेम्ब्रेन है उसने ऐसे इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। तो दूसरा मेथड क्या है, फेगोसाइटोसिस, मतलब उसने पूरा का पूरा ही उसे अपने अंदर ले लिया, जिसे हम बोलते हैं वायरोपेक्सिस। अब मान लो कैस्पिड और ये अंदर लिया, अब क्या हुआ, ये वायरस था एनवल्प्ड, मान लो इसने अपना एनवल्प्ड पीछे छोड़ दिया और जाके ऐसे मेम्ब्रेन के साथ कैस्पिड के थ्रू फ्यूज़ हो गया। तो एनवेलप बाहर रह गया और कैस्पिड और बाकी चीज़ें अंदर चलेगी, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्यूजन। ठीक है, तो 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले हमने अटैच करवा दिया, उसमें एग्जांपल याद की, HIV में GP120 होता है जो CD4 से साथ जुड़ता है, और वायरल हीमोग्लोबिन में ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। पेनिट्रेशन के 3 तरीके होते हैं। मान लो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये उसके बाद कैप्सोमेयर है और ये एनवेलप है। अगर तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही अंदर जा रहा है तो इसको हमने क्या बोला, ये क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस, कि ऐसे ही उसने पूरा का पूरा ऐसे इसे इनगल्फ कर लिया, इसके अंदर चला गया। अगर तो उसने ये इनवल्प बाहर छोड़ दिया और सिर्फ हमारा ये कैप्सोमेयर कैप्सिड जो है और न्यूक्लिक एसिड अंदर गया, तो ये किसके थ्रू जाता है, मेम्ब्रेन फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तीसरा तरीका हमारा क्या होता है, अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अंदर गया तो वो कैसे जाता है, इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हो गए हमारे 3 तरीके। उसके बाद हमारी तीसरी आती है अनकोटिंग। अब याद रखना, अनकोटिंग हमारी टर्म यूज़ होती है कैस्पिड को रिमूव करने के लिए। अब एक केस में जो हमारी फेगोसाइटोसिस है उसमें तो वो पूरा का पूरा वायरस अंदर ही चला गया, उसमें अब कैस्पिड को क्या ही रिमूव करना। ठीक है, बैक्टीरियोफाज वाले केस में, ठीक है, अब बैक्टीरियोफाज वाले केस में अब उसमें न्यूक्लिक एसिड ने इन्फेक्ट किया तो कैस्पिड का इसमें भी कोई काम नहीं है। तो बेसिकली जो मेम्ब्रेन फ्यूजन है उनमें हम लोग कैस्पिड को अनकोड करते हैं, दूर भिगाते हैं। फेगोसाइटोसिस में भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर मेम्ब्रेन फ्यूजन के केस में होता है लाइजोजाइम एंजाइम के थ्रू हम कैस्पिड को डाइजेस्ट करवा देते हैं। ये हो गया। अब अगला स्टेप हमारा आता है बायोसिंथेसिस। अब अंदर आ चुका है हमारा न्यूक्लिक एसिड जिससे हमारा काम है, तो हम इसकी बायोसिंथेसिस करवाना शुरू करते हैं। अब अंदर आ गया, उसने अपना कैस्पिड छोड़ा था तो वो कैस्पिड दोबारा बनाएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अब एक है, वो और न्यूक्लिक एसिड अपने और दोस्त वगैरह अपने साथ लेके आएगा, तो न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, वो और न्यूक्लिक एसिड लेके आएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि वो एंजाइम्स वो स्क्रीट करेगा जो उसको चाहिए ताकि वो अपनी वायरल एप्लीकेशन की स्टेजेस को बढ़ा सके। उसके बाद अब वो होस्ट के अंदर रह रहा है तो वो ये चाहता है कि होस्ट उसको रोक ना दे, तो वो कुछ ऐसे एंजाइम्स भी स्क्रीट करेगा जिससे वो होस्ट के पाथवे को इनहिबिट करेगा। तो आपको ये याद रखना है, वो कुछ एंजाइम्स होस्ट के पाथवे को इनहिबिट करने के लिए करेगा और कुछ एंजाइम्स अपने पाथवे को स्टिमुलेट करने के लिए करेगा। तो ये हो गया। अब हमारा हो गया, ये चीज़ होगी। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होगा कहाँ पे, उसकी साइट क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारा जो वो करेगा, हमने बोला ना वो न्यूक्लिक एसिड भी अपने लिए दोबारा बनाना शुरू करेगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन वो न्यूक्लियस के अंदर करेगा। आरएनए की रेप्लिकेशन वो करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, ये बात होगी। अब आगे बात करते हैं डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस की, कि कौन सा वायरस है जो इसकी एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, सारे के डीएनए वायरस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक्सेप्ट पॉक्स। पीछे भी हमने बोला था क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, तो मान लो कि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं कर सकता, तो इसमें एक्सेप्ट याद रख लो रेट्रोवायरस। तो ये रेप्लिकेशन में लिखोगे तो आपको नंबर कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया कि वो अटैच हुआ HIV GP120 से हीमोग्लोबिन से, फिर उसने की पेनिट्रेशन। ये उसके तरीके हो गए, वो कैसे पेनिट्रेट कर रहा है। अनकोटिंग की, उसने अपने आप को अनकोट किया, हटाया अपने आप को, तो ये अनकोटिंग होगी। फिर हमने लाइसोजाइम बेसिकली यूज़ होता है, फिर हमने बायोसिंथेसिस अनकोटिंग कर ली,
फिर हमने कराई बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस हमने कराई डीएनए, आरएनए की, न्यूक्लिक एसिड वगैरह की, हर किसी चीज़ की करा ली बायोसिंथेसिस। अब मान लो जो डीएनए वायरस है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। अब जो मान लो डीएनए वायरस है हमारा, अब वो क्या कर सकता है, डीएनए वायरस क्या हमारा करता है और आरएनए वायरस क्या करता है। अब इसकी जो हमारी वायरल एप्लीकेशन है उसमें फ़र्क है। जो हमारा डीएनए वायरस है, अब हमारे पास याद करो जब अंदर आया था तो एक वायरल डीएनए हमारे पास अंदर आया था। अब जो एक वायरल डीएनए अंदर आया उसे हम बोलते हैं पेरेंटल डीएनए। अब पेरेंटल डीएनए से हमारा बनता है अर्ली एमआरएनए। अर्ली एमआरएनए के बाद हमारी बनी अर्ली प्रोटीन्स। तो ये जो अर्ली प्रोटीन्स होती हैं ना, ये हमारी होती है नॉन स्ट्रक्चरल। तो ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, जो ये वाले 2 स्टेप्स थे कि होस्ट की एंजाइम को इनहिबिट करती हैं और ख़ुद की रेप्लिकेशन शुरू करवाती है। तो होस्ट को किया इसने इनहिबिट और सेल्फ को किया इसने स्टिमुलेट, जिस वजह से ये जो पेरेंटल डीएनए है वो और पेरेंटल डीएनए बनाना शुरू कर देगा। बहुत सारे पेरेंटल डीएनए बनना शुरू हो जाएंगे। फिर एमआरएनए बनेंगे। अर्ली एमआरएनए बन चुके हैं तो ये क्या बनेंगे, लेट एमआरएनए बनने शुरू हो जाएंगे और लेट प्रोटीन्स बनेंगी। तो अब ये सारी लेट प्रोटीन्स क्या करेंगी, अब वायरस की न्यूक्लियस अलग पड़ा था, कैस्पिड अलग पड़ा था, इन्वेलप अलग पड़ा था, तो उस सारे को ये इकट्ठा करके ऐसे बना देती है। तो ये हमारी होगी डीएनए वायरसेस की, कि पेरेंटल डीएनए ने अर्ली मैसेंजर बना के सारा कुछ किया। अब बात करते हैं आरएनए वायरसेस की। आरएनए वायरसेस का क्या केस होता है, इसमें 4 टाइप्स होती हैं। अब जो हमारी टाइप 1 होती है वो हमारी होती है पॉजिटिव एसएसआरएनए, ठीक है। अब एसएसआरएनए और एमआरएनए अब दोनों की पॉजिटिव होती है तो ये सीधा ट्रांसलेट कर जाते हैं, ठीक है। ये पहली टाइप होगी। दूसरी टाइप क्या है कि अगर मान लो माइनस एसएसआरएनए बन गया, टाइप 2 में माइनस एसएसआरएनए बन गया तो ये हमारा चेंज हो जाएगा प्लस एसएसआरएनए और फिर हमारा प्लस एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वो कन्वर्ट होगा प्लस एसएसआरएनए में और माइनस एसएसआरएनए में। ये तो सीधा हमारा प्लस एमआरएनए बना देगा और ये हमारा पहले प्लस में जाएगा और फिर एमआरएनए बनाएगा। चौथी टाइप होती है हमारी एसएसआरएनए, अगर 2 तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू करता है, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे हो गए डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस। तो बस याद रखना पॉजिटिव वाला हमारा एमआरएनए में जाता है, नेगेटिव वाले को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वो एमआरएनए में जाएगा। पॉजिटिव वाला सीधा चला गया, सेम वही बात, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब हमने अगला स्टेप क्या करा था, हमने अटैचमेंट करा ली, पेनिट्रेशन करा ली, अनकोटिंग करा ली, बायोसिंथेसिस करा ली। अब बचे इजी स्टेप। अब उसने जितना कुछ बना रखा था अपना, ठीक है, अब उसने जितना भी कुछ बनाया हुआ था अब वो करेगा उसकी बायोसिंथेसिस, उसकी करेगा अब वो करेगा उसकी जितना भी उसने बनाया हुआ था, अब वो करेगा उसकी असेंबली, मतलब उसने जो भी बनाया हुआ था उसको सबको इकट्ठा करके ले आएगा। जितने भी उसने न्यूक्लिक एसिड बनाए थे, प्रोटीन्स बनाए थे, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में टर्म बताई थी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के लिए टर्म यूज़ होती है न्यूक्लिक एसिड। तो उसने जितने भी न्यूक्लिक एसिड बनाए थे वो सारे इकट्ठे करके लेके आएगा, ठीक है। सारे डीएनए वायरसेस असेंबल होते हैं न्यूक्लियस में, एक्सेप्ट हमें पता है पॉक्स वायरस, और आरएनए सारे वहाँ पे असेंबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, एक्सेप्ट वो आरएनए वायरस जो रेट्रोवायरस है, ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, मैच्योरेशन। जो हमारे हैं वो मैच्योर होंगे होस्ट न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ जहाँ वो पड़े हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या आ जाता है, रिलीज़। अब रिलीज़ भी 2 तरह से हो सकता है। मान लो ये हमारा सेल है जिसके अंदर हमारा वायरस जो ग्रो कर रहा था, ठीक है। अब तो उसने क्या किया, सीधा सेल को लाइज किया, तोड़ा और बाहर आ गया। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या हो जाएगा, उसने क्या किया, बडिंग करी। अब बडिंग क्या होता है, अब उसने क्या किया, वो यहाँ पे ऐसे आके आ गया और ऐसे करके
बड करना शुरू हो गया, मतलब बाहर को निकलना शुरू हो गया। तो जब वो बाहर को निकलेगा तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, जो इन्वेलप होता है उसकी जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो होस्ट से आती है। तो ऐसे वायरस जो बडिंग करेंगे वो एनवेलप्ड वायरसेस बन जाएंगे और लिपिड मेम्ब्रेन होस्ट से ले लेंगे, प्रोटीन उसने खुद जो अंदर बनाई थी वो होएगी। तो ये हो गए हमारे तरीके। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा एड्सॉर्प्शन, कि वो सरफेस पे आएगा, अटैच होगा। HIV के केस में हमने देखा था क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह, ठीक है। दूसरा हमारा ऐसे रिवाइज करते हैं, जल्दी रिवाइज होगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो हमारा CD4 के साथ जाके लग जाता है। उसके बाद हमने किया था हमारा जो वायरल हीमोग्लोबिन है इन्फ्लुएंजा का, वो ग्लाइकोप्रोटीन से लग जाता है। पेनिट्रेट 3 तरीके से करेगा, सीधा न्यूक्लिक एसिड अंदर चला गया, फेगोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन फ्यूजन। फेगोसाइटोसिस में पूरा जा रहा था, न्यूक्लिक एसिड में कर लिया न्यूक्लिक एसिड, मेम्ब्रेन फ्यूजन में एनवेलप बाहर रह रहा था, बाकी अंदर चला गया। अनकोटिंग में हमारा कैस्पिड बाहर रह जा रहा था और लाइसोजाइम के थ्रू डाइजेस्ट कर रहे थे, कैस्पिड अंदर जाने की वजह से, सॉरी बाहर नहीं रह रहा था, अंदर जा रहा था। बायोसिंथेसिस हमने कैस्पिड की न्यूक्लिक एसिड की, एंजाइम अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए बनाता है, होस्ट को इनहिबिट करने के लिए बनाता है। उसके बाद पॉक्स वायरस हमारी एक्सेप्शन थी, DNA सारे न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, तो यहाँ पे एक्सेप्ट रेट्रोवायरस RNA में। अब DNA वायरस हमने कहा था पेरेंटल से अर्ली mRNA, अर्ली प्रोटीन ये सारा हो गया, और लेट वाले ये चीज़ होगी। सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव वाले जो है सीधा mRNA में चले जाएंगे। असेंबली करी, इकट्ठा करा, मैच्योर किया और हमने रिलीज़ कर दिया सेल की लाइसिस और बडिंग करा के, ये हो गया। अब अगली वीडियो में हम करने वाले हैं वायरल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, और हम करेंगे पैथोजेनेसिस।